नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं नजर टुडे। इस समय दक्षिण भारत के एक राज्य कर्नाटक में चुनावी माहौल रफ्तार से भी तेज पकड़ चुका है। इस समय वहां पे पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। यहाँ तक हम ये भी देख सकते हैं कि कई पार्टी अपने भाषण का स्तर गिराती ही जा रही है। और एक और राज्य हमारे भारत का महाराष्ट्र, जहां कल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बारे में आज हम दोनों राज्यों के बारे में बात करेंगे हमारे सहयोगी नीरज पंचोली जी से, और आपको बताएंगे कि दोनों राज्यों में क्या चल रहा है और क्या माहौल है। चलिए हम बात करते हैं और बुलाते हैं अपने सहयोगी नीरज पंचोली को। नमस्कार पंचोली जी। नमस्कार नमस्कार। कर्नाटक में जिस हिसाब से चुनावी माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है ये हवा किस तरफ बह रही है और जेडीएस का क्या रोल दिखता है? देखिए साक्षी, पहले आपको ये सब समझने से पहले एक छोटी चीज समझनी होगी कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस समय एक तरह से कहें तो ध्रुवीकरण का जो उसका मुद्दा है उसको लेकर वह बढ़ रही है। परंतु इस समय कांग्रेस में जब हम कर्नाटक के लोकल लोगों से बात करते हैं, कर्नाटक के पत्रकारों से बात करते हैं, जो लोग वहां ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हम जब उनसे चर्चा करते हैं तो वो ये बात जोर लगाकर कहते हैं कि इस बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से यूं कहें कि बहुत आक्रामक तरीके से, मतलब पहले ऐसा होता था, चुनाव में ऐसा होता था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बयान देती थी, कांग्रेस उसमें उलझ के रह जाती थी। लेकिन इस बार थोड़ा कर्नाटक में उल्टा हो रहा है। इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आक्रामक रुख अपनाती है अपने चुनाव प्रचार में, लेकिन कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं वो रुख अख्तियार किया है। और आप बात करें जेडीएस की, तो जेडीएस की जहां तक मुझे लगता है, अब जेडीएस का जो सीटों का जो आंकड़ा है, मुझे लगता है इस समय वो 2018 से भी कम रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण देवेगौड़ा परिवार है, और हो सकता है कि देवेगौड़ा परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिसकी वजह से वहां के कुछ कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को एक तरह से कमजोर पाते हैं, निराशावादी पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जेडीएस अभी भी इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कि इन दोनों ही पार्टियों में से अगर कोई लड़ खड़ा है तो उसकी बैसाखी बनने का काम जेडीएस करेगी, जहां तक मुझे लगता है। अच्छा, आप और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया इस समय किस चुनौती का सामना कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, मतलब चुनाव में किस तरीके की चुनौती वो दोनों सामना कर रहे हैं? देखिए, डीके शिव कुमार मौजूदा पीसीसी के चीफ हैं अभी, और सिद्धारमैया पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दोनों ही बड़े सही शार्ट लीडर कहे जा सकते हैं कर्नाटक में। और इस समय इन दोनों की चुनौती के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन दोनों ही अगर कहा जाए तो स्टेट को, मुझे जहां तक लगता है उनकी रणनीति के हिसाब से, स्टेट को उन्होंने दो हिस्सों में बांट रखा है। एक की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार के पास है, और दूसरी जहां जहां सिद्धारमैया का प्रभाव है, प्रभाव वाली सीटें हैं, जहां उनके समाज के लोग वो रहते हैं, वहां मुझे लगता है वो पूरा क्षेत्र संभालने का काम सिद्धारमैया ने कर रखा है। और इस समय एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, डीके शिव कुमार जितना भी जो भी कर्नाटक इलेक्शन में जो भी काम हो रहा है वो पूरा सर्वे के आधार पर ही हो रहा है। और इस सर्वे की टीम में मैं एक नाम शायद भूल रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार कल हम इसकी और जब जानकारी दे तो मैं उनका नाम बताऊं आपको। और उन्होंने पूर्व में प्रशांत किशोर के साथ काम किया, और प्रशांत किशोर ने 2014 मोदी जी के साथ काम किया है। तो ये बताने की वो नहीं है कि आखिर उनकी काबिलियत क्या है, क्योंकि इस समय डीके शिव कुमार एक तरह से कर्नाटक चुनाव में पूरी रणनीति जो है उसके सुचारू रूप से करता धरता डीके शिव कुमार है। और हम एक और सवाल पूछेंगे, जिस हिसाब से लोग वहां पे भाषण का स्तर गिरता जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, आए दिन कोई ना कोई एक दूसरे को कमेंट पास कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ कमेंट नाम लेके दे रहे हैं और बुला रहे हैं। इस पे आपको क्या लगता है, ये चुनावी उसमें कितना सही है और कितना गलत है? मुझे लगता है लोकतंत्र में शायद हेट स्पीच की कोई जगह नहीं है, और अगर कोई ऐसा करता है तो मुझे लगता है उसके लिए निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु कर्नाटक चुनाव जिस तरीके से याद रखा जाना चाहिए उसका एक कारण ये भी होगा कि चाहे देश के सबसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति, प्रधानमंत्री, या फिर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के प्रमुख यानी कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीते दिनों जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जिस तरीके से सांप कहा, उसके अलावा भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक रैली में, कलबुर्गी की एक रैली में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये लोग मुझे गालियां देते हैं,
91 बार इन लोगों ने मुझे गालियां दी है। और त्वरित इसका जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने इस चीज को जोर से कहा था कि आखिर ये जो मेरे परिवार को जो गालियां देते हैं या ये मेरे परिवार को जो आप शब्द कहते हैं उसकी हो सकता है कि किताबें छप जाएं। तो कहीं ना कहीं आक्रामक रूप दोनों ही तरीकों से दोनों ही पार्टियों ने अपना रखा है। और लगातार आप जो देख रहे हैं और ग्राउंड से जो भी रिपोर्ट होती है हम आपके माध्यम से साझा करते ही हैं। और मैनिफेस्टो को लेकर आपका क्या कहना है? दोनों पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है जनता के सामने। जैसे कि कल कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसमें पहली लाइन थी कि वो बजरंग दल को हटाएंगे, तो आपको उस पर क्या कहना है? देखिए सही बात है, कल जिस तरीके से मंच पर डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला की मौजूदगी में जो मैनिफेस्टो बनाया गया है उसमें ये बात एक अहम बिंदु था कि बजरंग दल को राज्य में बैन किया जाएगा। ठीक है, इससे एक दिन पहले सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक भाजपा के जितने भी स्टेट लीडरशिप के नेता है वो भी मंच पे मौजूद थे। उन्होंने गणेश चतुर्थी और जो त्योहार है उस पर सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, और उसमें एक चीज और कही गई थी भारतीय जनता पार्टी, हम पीएफआई को बैन करेंगे, और यही चीज इसमें कर्नाटक कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो ना उसमें भी है। आप जैसे बात कर रहे हैं बजरंग दल की, तो देखिए कर्नाटक में हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से जो जांच सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया है और कहा जाता है कि उन्हीं लोगों की वजह से वहां उस क्षेत्र में हिंसा भड़की थी। तो इसलिए सीधा सा उनका काम है। और कर्नाटक में मुझे लगता है, कर्नाटक क्या पूरे देश में कांग्रेस शायद मुझे लगता है इस मुद्दे को लेकर ही, पोलराइजेशन का जो मुद्दा है इसको कैसे वो खत्म करे। क्योंकि राहुल गांधी की जो बीते दिनों भारत जोड़ो यात्रा थी उनमें उन्होंने जयपुर में एक मंच से कहा था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पोलराइजेशन के मुद्दे को, भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है उसको कांग्रेस कैसे जड़ से काटना चाहती है। और मुझे लगता है अगर वो इस पर डटे रहे तो काफी हद तक मुझे लगता है इसकी जड़ें कमजोर की जा सकती है। तो आपको ये लगता है कि बजरंग दल को बैन करने से कांग्रेस जीत जाएगी, या कोई मतलब जैसे सवाल उनके है मैनिफेस्टो में कि वो जीत जाएगी? साक्षी, पहले आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि जैसे उन्होंने जब ये चीज, मैंने कल कर्नाटक के कुछ कार्यकर्ताओं से बात की, कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो उनका यह कहना है कि बजरंग दल में कुछ ऐसे उपद्रवी कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर केस तो है। उनको उन उपद्रवी को हटाना चाहिए, ना कि पूरे एक दल को, क्योंकि वो बजरंगी दल कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी काम करती होगी ना जो जनता के हित में होगा। निश्चित राम जन्मभूमि का जिस तरीके का आंदोलन था वो हम सबके सामने है। हाँ। किस तरीके से चाहे 1990 हो 1992, किस तरीके से बजरंग दल के जो युवा है बढ़ चढ़कर उन लोगों ने हिस्सा लिया। परंतु आज के समय में जिस तरीके से, अब मैं कल रात का एक वाकया सुनाता हूं आपको। कल रात मेरी कुछ कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, कर्नाटक के कांग्रेस के कार्यकर्ता। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जब एक रैली निकलती है या ऐसा धार्मिक जुलूस निकलता है तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह आके वो एक ऐसा रुख अख्तियार करने लग जाता है वो धार्मिक जुलूस, जिससे हो सकता है कि किसी दूसरे पक्ष की भावना आहत हो सकती है। इसमें मैं ये पॉइंटेड करना चाहूंगा किन्हीं मस्जिदों के सामने, जैसा कि सर्वविदित है, आप खुद जानती होंगी, आप खुद इतनी बड़ी लखनऊ से आई हैं, सब समझती हैं चीजें, कि किस तरीके से जब धार्मिक जुलूस किसी धर्म विशेष का जो एक प्रमुख स्थान होता है उसके सामने जब पहुंचता है तो मुझे लगता है वहां उत्पात और उन्मादी बहुत अधिक हो जाती है। तो मुझे लगता है उसी चीज को रोकने के लिए कर्नाटक कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बिंदु रखा है। तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हो जाएगी? मैंने अभी शुरू में आपसे क्या कहा, जो पोलराइजेशन की लड़ाई है, राहुल गांधी ने जिस तरह बीते दिनों भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने जयपुर में एक मंच से भाषण दिया था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। मैं वही चीज कह रहा हूँ आपको कि इस पोलराइजेशन की जड़ को कहीं कहीं तक कांग्रेस कमजोर कर सकती है। ये आपके और हमारे समझने की बात है। चलिए, अब तो देखने की बात होगी कि वहां कौन जीतता है, कांग्रेस की बीजेपी। वहां पे दोनों पार्टियां अपना जी जान लगा रही है। चलिए अब आते हैं हम महाराष्ट्र पे। कल आपने देखा ही होगा न्यूज में और सुना होगा कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको क्या लगता है अब इसकी कमान किसके हाथों में जाएगी? देखिए, जहां तक अभी मैं देख पा रहा हूं, और ये मेरा व्यक्तिगत मत है, जहां तक अभी मैं देख पा रहा हूं, शरद पवार की बेटी जो है सुप्रिया सुले,
मुझे जहां तक लगता है संभवतः पार्टी की कमान सुप्रिया सुले के हाथ में जाएगी। इसका एक ठोस कारण मैं आपको देना चाहूंगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार जिस समय बनी थी और जिस समय इसका परिणाम आया था, इसमें जितने भी जो विधायक थे, ठीक है, विधानसभा में जिस दिन महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर जब विधानसभा भवन में पहुंचे थे, तब एनसीपी के जितने भी विधायक थे उनको लेकर सुप्रिया सुले ही आई थी। और जो विधानसभा का मेन गेट नंबर 1 था, उस पर खुद सुप्रिया सुले खड़ी थी और तमाम विधायक उनसे मिलकर, हाथ मिलाकर, गले मिलकर अंदर जा रहे थे। और वहां अजित पवार मौजूद नहीं थे। और अजित पवार भी हो सकते हैं, इसका बड़ा कारण एक ये है कि अजित पवार के पास कुछ ऐसी बैकिंग है, कुछ ऐसा बैकअप है जो उनको पुश कर रहा है। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्रमुख जो बनने की उनकी जो चाहत है वो सर्वविदित है। परंतु मुझे जहां तक लगता है शरद पवार का यह फैसला कहीं ना कहीं एनसीपी को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अब आगे क्या होगा इसको लेकर भी दशा और दिशा निर्धारित करने का काम ये इस्तीफा कर सकता है। आपको क्या लगता है कि शरद पवार जी ने क्यों इस्तीफा दिया, क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला तो एक उनके स्वास्थ्य संबंधी कारण बताया गया, दूसरा कारण उनके उम्र को लेकर भी बताया गया। पर अगर कहा जाए कि कोई चाणक्य अगर इस्तीफा दे तो मुझे लगता है वो उससे दुगनी चीज की तैयारी कर रहा होगा। परंतु लेकिन एकदम से इस्तीफा देना भी, मतलब ना कोई नोट ना कोई वो जारी किया उन्होंने, बस एकदम आए इस्तीफा दे दिया। यही चीज तो जब मीडिया ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है प्रफुल्ल पटेल, उनसे पूछा तो उन्होंने ये बात मीडिया खुद कही कि साहब अगर जब साहब ने इस्तीफा दिया, मैं इस्तीफा देता हूं, तो मैंने सिर्फ उनके कान में इतना पूछा साहब आपने हमसे इस बारे में चर्चा क्यों नहीं की, तो उन्होंने ये चीज कही कि अगर मैं चर्चा करता तुम लोग मुझे इस्तीफा देने देते। बात वही है, शायद हो सकता है कि शरद पवार, मुझे आज भी और ये दावे के साथ कह सकता हूं, हो सकता है वो किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हो। इसमें कोई अतिशोक्ति वाली बात देखने नहीं। वाली बात है कि वो बड़ी चीज होती है कि छोटी चीज होती ये है। तो समय के गर्त की बात है। देखिए आप भी यही हमें जनता के सरोकार से जुड़ी उनकी जितनी भी उनके हक और अधिकार की चीजें हम पहुंचाते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है जो पार्टी, जो शरद पवार जी अपने एक मुकाम पे पहुंच जा पाए थे, आप क्या उनकी बेटी वो मुकाम हासिल कर सकती है जो शरद पवार जी ने करी है? देखिए शरद पवार की अगर राजनीति भी आप देखेंगी तो काफी उबड़ खाबड़ रही है। मुख्यमंत्री रहे हैं 4 बार महाराष्ट्र के, 6 बार विधायक रहे हैं और 6 बार सांसद रहे हैं। वो जिस तरीके से उनकी राजनीतिक यात्रा है वो चंद्रशेखर सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी से होते हुए इस पड़ाव पर पहुंची है। और चंद्रशेखर सिंह बलिया के बाबू साहब जिनको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक घाट है उनकी, लेकिन फिर भी शरद पवार एक ऐसे मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और मुझे लगता है जहां तक शरद पवार महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की राजनीति में है, मुझे लगता है कि उनका तोड़ निकाल पाना, मुझे लगता है कि किसी के बस की बात नहीं है। और चाहे सुप्रिया हो चाहे अजित पवार हो, लेकिन संगठन की जो पकड़ शरद पवार के भाषण से, उनकी कार्यशैली से है, मुझे लगता है वैसी पकड़ इनको बनाने में समय लगेगा। और इस कार्यक्रम के अंत में मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगा, उसके बाद आपसे विदा लेना चाहूंगा कि 2019 में एनसीपी 54 सीटें जीती थी। और इस 54 सीट जीतने का कारण यह था कि वोटिंग से एक दिन पहले, 1 दिन या 2 दिन पहले की बात है, एक महाराष्ट्र में शरद पवार एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय पानी आ गया था। और अमूमन ऐसा होता है कि पानी आने से लोग चले जाते हैं, नेता मंच छोड़ देते हैं, परंतु उसमें वाकया कुछ ऐसा हुआ कि पानी बहुत अधिक तेजी से बरस रहा था। तो शरद पवार मंच पर डटे रहे, माइक पर डटे रहे और उन्होंने लोगों से कहा कि जाने की जरूरत नहीं है, ये इंद्र देवता का आशीर्वाद है, राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। उस एक भाषण ने पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस की एक तरह से कायाकल्प बदल दी। यही चीज है, इसीलिए अजित पवार इतने मजबूत हैं। धन्यवाद नीरज जी, हमारे जनता को एक दोनों राज्यों के बारे में जानकारी देने के लिए और उनको आगाह करने के लिए कि हमारे देश और दुनिया में क्या हो रहा है। थैंक यू। ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहे नजर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।